चले, लास्ट टाइम हमने 4 रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस किए थे, तो आज हम नेक्स्ट करते हैं। चाहे इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज होती हैं, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो आपके हैं यूनियन, इंटरसेक्शन एंड टाइम्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको हमने कहा था, दीज आर द क्यूमुलेटिव ऑपरेटर्स, वी कैन से दैट इट मींस के इफ ए यूनियन बी is will be equal to B union B और A intersect B is also equal to B इंटर, जो उनका इंटर रिजल्ट आएगा, अगर B intersect A का लें तो वो दोनों का सेम आएगा, और A times B will also be equal to the B times A। ठीक है, माइनस इज नॉट कम्यूटेटिव operator, means के if A minus B will not be equal to the B minus A। और इसी तरह फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो इसमें भी ये जो यूनियन इंटरसेक्ट टाइम्स हैं, दे आल्सो आर एसोसिएटिव ऑपरेटर्स, लाइक ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब ए यूनियन बी का जो आउटपुट आएगी दैट विल बी यूनियन, इफ हम करें कि यूनियन सी इज इक्वल टू, अगर ए की एक यूनियन करें और बी और सी का यूनियन का आउटपुट लेके उसका यूनियन करें तो दैट विल बी द सेम, सो दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इसी तरह फिर A इंटरसेक्ट B और इंटरसेक्ट C इज इक्वल टू द A इंटरसेक्ट B इंटरसेक्ट C, और इसी तरह टाइम्स। तो माइनस जो सा है ये, दिस इज नॉट एसोसिएटिव के A माइनस B और माइनस C इज नॉट इक्वल टू द A माइनस B C। ये इसमें दो प्रॉपर्टी। अच्छा, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि 4 जो आपके हैं वो ऑपरेटर्स तो आ गए, और जो उनसे 4 हमने कहा था कि दीज आर द स्पेशल रिलेशनल सेट ऑपरेटर्स। this is the actually this is also called as a selection operator as well. So this is the abbreviation of theta restriction, where theta stand for any simple scalar comparison operator। ठीक है, तो थीटा रिस्ट्रिक्शन ऑपरेटर का मतलब ये है कि वी विल यूज सम कंपैरिजन ऑपरेटर टू परफॉर्म द रिस्ट्रिक्शन ऑपरेटर। तो थीटा विल बी रिप्लेस्ड बाय द, जैसे ये है इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, और नॉट इक्वल टू है। तो these are the simple comparison operators will replaced by theta। ठीक है, theta stands for this। तो theta restriction of relation A on attributes x and y in that order। तो अगर हम कहेंगे कि हम एट्रीब्यूट्स x एंड y के ऊपर जो है वो थीटा रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करना चाहते हैं, a वेयर x थीटा y, तो ये एट्रीब्यूट का नाम x आ गया, थीटा कंपैरिजन ऑपरेटर आ गया, और y जो है वो सेकंड एट्रीब्यूट का नाम आ गया। तो इन दिस वे वी कैन अप्लाई द रिस्ट्रिक्शन ऑपरेटर, और इसीलिए इनको स्पेशल सेट ऑपरेटर्स का, रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स कहा जाता है। तो where in this equation A is a relation name, where x is an attribute name and y is also a second attribute name, consisting of set of the all tuples A such that हाँ जी, तो उसमें हम जब ये अप्लाई करेंगे तो it will apply on the all tuples of A and it will filter out the tuples of A according to this condition, and evaluate one by one on the each row of that table। तो अगर ये आपके पास टेबल है और उसकी लेट्स सपोज 50 नंबर ऑफ रोज है, तो ये जो उनसे ये 50 नंबर ऑफ रोज को वैल्यूएट करेगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, और फिर जो जो उसको फुलफिल करेगी दैट विल बी इंक्लूड इन द रिजल्ट। एक्स एंड वाई मस्ट बी डिफाइंड ऑन द सेम डोमेन। तो जाहिर है कि जब आपने कोई भी दो चीज़ों को कंपेयर करना है तो उनकी डोमेन सेम होनी चाहिए। तो डोमेन का कंसेप्ट जो है ना वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि डोमेन का क्या मतलब। तो इफ एक्स एंड वाई will have the same domain, then we can use on for selection restriction operator। Operator must make sense for that domain। तो ये आपके पास सिलेक्शन है। ये देखिए ये अगर एक आपके पास टेबल है तो इस तरह आप जो है वो नंबर ऑफ रोज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी एक रियल एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक रिलेशन ए है और एक रिलेशन है बी। ठीक है, returns the relation consisting of all tuples from a specified relation that satisfy a condition। तो ये देखें, ये ए है, ए वेयर डिपार्टमेंट
इज इक्वल टू सेल्स। तो अब ये देखें, अब इसमें अंदर ये आ गया डिपार्टमेंट का एट्रीब्यूट आ गया और ये उसकी वैल्यूज आ गई सेल्स। तो आपकी कंडीशन है वेयर लेफ्ट साइड पे आपका एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल टू सेल्स, ये आपकी आ गई वैल्यू। तो इधर जो सा ये आपके पास ऑप्शन हो सकती हैं कि इधर आपके पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी आ सकती है राइट साइड के ऊपर, कोई दूसरा एट्रीब्यूट का नाम भी आ सकता है, कोई फार्मूला भी आ सकता है, कोई एक्सप्रेशन भी आ सकता है, ठीक है। तो कुछ भी इधर आ सकता है। तो ये है। तो अब इसमें जिधर जिधर सेल डिपार्टमेंट में सेल हो गया तो ये नंबर ऑफ रोज सेलेक्ट कर लेगा, ये 3 रोज जो हैं दैट विल बी सिलेक्टेड और दैट विल बी इंक्लूड इन द रिजल्टेंट टेबल। तो इस तरह जो है वो आप सिलेक्शन करेंगे। अच्छा, जब ये एवेल्युएट करेगा ना, ये रो बाय रो करेगा एवेल्युएट, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन ऑपरेटर है। ये पहले फर्स्ट रो को एवेल्युएट करेगा, इसमें उसकी वैल्यू मैच करके उसको आउटपुट में डाल देगा। सेकंड वैल्यू को एवेल्युएट करेगा, वो मैच नहीं कर रही, उसको डिस्कार्ड कर देगा। फिर थर्ड वैल्यू को, फिर फोर्थ को, 5 को। तो इस तरह अगर आपके पास 10,000 रोज होंगी तो इट विल एवेल्युएट ऑल द रोज इन द टेबल। तो इसको कहते हैं रो बाय रो ऑपरेशन परफॉर्म करना, ठीक है। तो ये रो बाय रो जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अच्छा, सेकंड जो है वो आपका आ जाता है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन को हमने कहा था कि इट इज़ द वर्टिकल सबसेट ऑफ योर टेबल, कि अगर आप वर्टिकली कोई सबसेट अपने टेबल का क्रिएट करते हैं, ए लाइक जैसे ए आपका रिलेशन है ऑन एक्स वाई जी, वेयर ईच ऑफ एक्स वाई जी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ ए। तो उसमें जो है वो आप जो आपका आप आउटपुट के अंदर एट्रीब्यूट लेके आना चाहेंगे वर्टिकली, तो दैट विल बी प्रोजेक्टेड इनटू द रिजल्टेंट टेबल। वर्टिकल सबसेट, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑलवेज यील्ड अ वर्टिकल सेट सबसेट ऑफ योर रिलेशन। तो ऐसे जो है वो वर्टिकल सबसेट क्रिएट करेगा। अगर हम इसकी रियल टाइम एक एग्जांपल लें तो दिस इज द एग्जांपल, ठीक है। returns a relation consisting of all tuples that remains as subtuples in a specified relation after specified attribute has been eliminated. So let's suppose हम कहते हैं कि we would just want to display the names of all employees. तो अब ये देखें, अब इसके अंदर जो है आईडी भी है, एज भी है, डिपार्टमेंट भी है, एनआईसी भी नंबर है, बट वी जस्ट वांट टू शो द नेम्स ऑफ द एम्प्लॉइज। तो उसके लिए फिर ये है कि वी विल परफॉर्म द सबसेट ऑफ द this attribute from the original table, and the resultant table will consist of this vertical subset of the this relation A. So that is called projection. तो ये जो सा ये आपका आ गया ए वेयर। अब यहाँ ये हम कर रहे हैं सिलेक्शन प्लस प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ए वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल। तो ये आप जो है वो मोर देन वन ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं एक ही टाइम। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ज्वाइन, थर्ड जो ऑपरेटर हमने स्पेशल ऑपरेटर पढ़ा था। तो ये मैंने उस वक्त भी बताया था कि ज्वाइन विल ऑलवेज यूज टू गेट द डाटा फ्रॉम मोर देन वन रिलेशन। तो जब भी आपने एक से ज़्यादा टेबल से डाटा रिट्रीव करना होगा तो उसके लिए हम ज्वाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ज्वाइन को अप्लाई करने के लिए हम सिंपली कह सकते हैं कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिलेशन ऑपरेटर्स, नंबर वन कार्टेशियन प्रोडक्ट और नंबर टू सिलेक्शन रिस्ट्रिक्शन। तो लेट रिलेशन ए एंड बी हैव हेडिंग, तो ये दोनों रिलेशन की हेडिंग है रिस्पेक्टिवली। देन ए ज्वाइन बी, तो जब आप ए ज्वाइन बी करेंगे हेडिंग एंड विद अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द सेट ऑफ ऑल टुपल्स, तो ये उसकी टुपल्स है सच दैट टुपल अपीयर्स इन ए विद वैल्यूज एंड बी इन वैल्यूज। तो वो सारी जो है वो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेगा जब हम उसको ज्वाइन करेंगे, और फिर वो उन पे रिस्ट्रिक्शन ऑपरेटर अप्लाई करेगा अकॉर्डिंग टू द ज्वाइन कंडीशन। तो अब इसका मतलब ये हुआ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये देखें, ये जब आप इसको ज्वाइन लेंगे तो हमने सिंपली कहा था कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो दो काम होते हैं, उनके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं और जो उनकी टुपल्स होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो लेट्स सपोज आप कहते हैं ये 3 टुपल्स हैं और आप इसका ज्वाइन लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएंगे, ज्वाइन होके उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेगा और ये इसका
कंडीशन जौन सी भी आपने लगाई होगी तो उसके लिए लेके तो ये आ जाएगा, ये उसका रिजल्टेंट टेबल आ जाएगा। मैं इसकी एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए ये है, और अच्छा ये दो एट्रीब्यूट्स हैं इसमें, और रिलेशन ए में आईडी और नेम, और रिलेशन बी के अंदर है आईडी और सब्जेक्ट। तो जब आप इसके ऊपर ज्वाइन लगाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आईडी, और टुपल जोन सी है वो 1 2 3 1 2 3। तो ये मल्टीप्लाई होके तो इसके अंदर कितनी आनी चाहिए, 3 इंटू 3 9, ठीक है। और एट्रीब्यूट्स कितने आने चाहिए, 2 + 2 4। लेकिन ये जब आप ज्वाइन लगा रहे हैं तो इसके अंदर कितने आ रही हैं, 3, और रोज भी 3 आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने पहले उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके फिर उसके ऊपर सिलेक्शन ऑपरेटर परफॉर्म किया है, उसको रिस्ट्रिक्शन की है उसकी। तो इट विल ओनली those rows will be included in the resultant table which are actually filtered or fulfill the condition of the join, ठीक। तो इसका सिंपल ये हो गया कि अगर आप ज्वाइन लगाते हैं और उसकी कंडीशन नहीं देते तो वो आपको एरर नहीं देगा, बट इट विल जनरेट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ योर टू रिलेशंस, ठीक है। और यहाँ पर यह है कि अगर आप ज्वाइन लगाते हैं और आप गलत कंडीशन दे देते हैं तो देन it will also create the Cartesian product of your relations। तो ये इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसको समझना कि अगर आप ज्वाइन की कंडीशन प्रॉपर नहीं देंगे तो आपका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन वो आपको एरर नहीं देगा, और वो आपको पता होना चाहिए कि क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो उसका पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता है और उसके बाद रिस्ट्रिक्शन करता है। तो अगर आपने रिस्ट्रिक्शन के लिए जो भी कंडीशन है वो ना दी या आपकी रॉन्ग कंडीशन दी तो वो क्या करेगा, वो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके तो वो रिजल्ट शो कर देगा। तो दैट विल बी नॉट द करेक्ट आंसर ऑफ दैट रिलेशन। तो ये तो इसकी फिर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। इक्वी ज्वाइन होता है, नेचुरल ज्वाइन होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन होता है, राइट आउटर ज्वाइन होता है, फुल आउटर ज्वाइन होता है, और नॉन इक्वी ज्वाइन होता है। तो वो हम जो सा वो पढ़ लेंगे। तो ये जो सा ये उसकी उसने मैथमेटिकल एग्जांपल लेके दिया है कि लेट्स रिलेशन ए एंड बी हैव नो एट्रीब्यूट नेम्स इन कॉमन, ठीक है। तो एज इन कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड लेट theta b as defined in restriction, then the theta join of relation a and b, x and b is defined resultant expression। तो अगर आप इसका लेंगे a टाइम्स b ले लेगा where theta x और theta y जो सा ये this will be the condition, x will be from first relation और y will be from b relation। तो इट इज़ अ रिलेशन विद सेम हेडिंग, और ज़ाहिर वो अच्छा इसमें जो है ना वो कंपेटिबल होना ज़रूरी नहीं है कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, तो ज्वाइन के लिए भी नहीं है। लेकिन ये जब आपने रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करनी है इट मीन्स दैट एट लीस्ट वन एट्रीब्यूट मस्ट बी कॉमन इन दीज टू रिलेशंस। क्योंकि हमने कहा कि जो थीटा है ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर आएगा, बट जो एक्स एंड वाई है दीज टू एट्रीब्यूट्स मस्ट हैव द सेम डोमेन। तो सेम डोमेन का मतलब ये है कि वो दो कॉमन एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, दो कॉमन कॉलम्स होने चाहिए, अदरवाइज वी कैन नॉट अप्लाई दिस रिस्ट्रिक्शन ऑपरेटर। इफ थीटा इज इक्वल टू थीटा ज्वाइन इज कॉल्ड इक्वी ज्वाइन, ठीक है। अगर वो उसके इक्वल के बराबर आएगा, थीटा की वैल्यू इक्वल आएगी तो उसको इक्वी ज्वाइन कह देंगे। यार इसकी टाइप हम जो है वो डिफरेंट कर लेंगे। तो ये इसका आ जाएगा मैथमेटिकल। इसको हम एक जो है ना वो थीटा ज्वाइन ऐसे कर लेते हैं। अब ये देखिए ये रिलेशन है ए और ये है रिलेशन बी। तो आईडी नेम आईडी सब्जेक्ट, तो हमने कहा ए टाइम्स बी वेयर आईडी ए ग्रेटर देन आईडी बी। तो हमने कहा कि जिधर जो आईडी ए का आईडी है वो ग्रेटर देन हो, तो ये थीटा की वैल्यू इधर हमने रखी है ग्रेटर देन, ठीक। तो अब वो इधर कंपेयर करेगा, ये पहले क्या करेगा जब हम करेंगे ये ज्वाइन लगाएंगे तो अब पहले क्या करेगा, पहले वो करेगा ए टाइम्स बी। इसका मतलब ये होगा कि वो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेगा ए एंड बी का। तो वो हमने कहा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा कि आईडी नेम ए के भी और आईडी सब्जेक्ट बी के भी 4 कॉलम्स आ जाएंगे उसमें रिजल्टेंट टेबल में, और फिर वो इन रोज को मल्टीप्लाई करेगा।
तो इन 3 रोज को मल्टीप्लाई करेगा इन 3 रोज के साथ, तो 9 रोज आ जाएंगी रिजल्टेंट टेबल में। लेकिन फिर हमने उसके लिए रिस्ट्रिक्शन भी अप्लाई कर दी, क्योंकि ज्वाइन का पार्ट है ये। तो वेयर आई डी ए इज इक्वल टू आई डी बी, तो वो उन रोज को फिल्टर करेगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो वो जिधर जिधर आई डी ए ग्रेटर देन होगा आई डी बी के, दो रोज विल बी इंक्लूडेड इन द रिजल्टेंट टेबल। तो ये S2 S2 S3 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 जो है ना, ये आपकी आ गई 5 रोज आ गई। तो आउट ऑफ 9 जो है वो आपकी 5 रोज जो सी हैं वो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगी, तो वो रिजल्टेंट में आ जाएंगे। बाकी जो 4 हैं वो उनको डिस्कार्ड कर देगा। अच्छा, इसमें हाँ जी, ये इक्वल का आ गया। तो अब थीटा की वैल्यू कोई भी आप रख सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो अगर हम उसकी थीटा की वैल्यू रखते हैं इक्वल टू, ये इसने किया a टाइम्स b वेयर आई डी ए इज इक्वल टू आई डी बी, तो इक्वल कर दिया। तो देन ओनली द 3 रोज विल बी इंक्लूडेड इन द रिजल्टेंट टेबल इंस्टेड ऑफ 5 एज व्हेन वी सेड दैट आई डी ए इज ग्रेटर देन आई डी बी। तो इस तरह हम जो है वो ज्वाइन अप्लाई कर सकेंगे। प्रिमिटिव ऑपरेटर्स जो से हैं वो यूनियन, सेट डिफरेंस, रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोजेक्शन। तो दीज आर आल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव ऑपरेटर्स ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। तो टाइप है कंपैटिबल रिलेशन, यूनियन कंपैटिबल। तो इनके लिए जो है वो कंपैटिबल होना शर्त हो सकती है। 3 मोर ऑपरेटर्स आ जाती हैं, ठीक है, रीनेम करना, समराइज करना और एक्सटेंड करना। तो ये जब हम उसको एसक्यूएल को करेंगे तो इसको भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अच्छा, it take a relation A and conceptually at least to return a new copy of that relation in which some attributes has been given a new name। तो वो, लेकिन उसका ये होता है कि आपका जो एक्चुअल टेबल है वो चेंज नहीं होता, लेकिन वो कंसेप्चुअली क्या करता है कि वो आपके कुछ, आपने एट्रीब्यूट्स का नाम चेंज कर दिया, इवन कि आप अगर टेबल का नाम भी चेंज करना चाह रहे हैं तो वो चेंज करेगा। तो वो, बट दैट चेंज विल ओनली बी मेड फॉर द रिजल्टेंट टेबल, नॉट फॉर द ओरिजिनल टेबल। तो ये एक रीनेम का ऑपरेटर है, इसको भी हम अप्लाई करके देखेंगे। तो लाइक जैसे है स्टूडेंट आईडी का आपने लिखा हुआ है स्टूडेंट के टेबल में एस आई डी, तो बट यू वांट टू शो दैट इन योर रिजल्टेंट टेबल इट शो दैट फुल नेम, स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन, स्टूडेंट रोल नंबर। तो you can rename this attribute in the resultant table, but the original table will not be changed by this command। तो ये where x is an attribute a name is, तो वो उससे आप चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें, रीनेम NIC ID कार्ड, ठीक है। तो ये आपके ओरिजिनल टेबल के अंदर ये NIC के नाम से स्टोर है, लेकिन जब आप का जो रिजल्टेंट टेबल होगा जो आपके सामने डिस्प्ले होगा तो उसमें वो इसको ID कार्ड नंबर से रिप्लेस कर दे। Extend takes a specific relation A conceptually at least makes a new relation that is similar to the original relation but includes some additional attributes, values of which are obtained by evaluating some scalar computation। तो देखें, आप एक्सटेंड कर सकते हैं, आपका एक रिलेशन है उसके अंदर 4 एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन आप अपने जो आपका रिजल्टेंट टेबल है उसके अंदर आप 5 एट्रीब्यूट्स ला सकते हैं, ठीक है। आप किसी 2 एट्रीब्यूट्स को ऐड करके तो एक थर्ड एट्रीब्यूट जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरह उसको कहते हैं एक्सटेंड ऑपरेटर। तो वो जो है, और वो भी कंसेप्टली होगा, मीन्स कि वो ओनली आपके रिजल्टेंट टेबल के अंदर चेंज होगी, लेकिन जो आपका ओरिजिनल टेबल होगा उसके अंदर चेंज नहीं होगी। इसकी ये मैं एग्जांपल आपको दिखाना। अब ये देखें, ये है आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ बर्थ। तो एक्सटेंड ए एड करंट डेट माइनस डेट ऑफ बर्थ एज एज। तो आप उसमें एज भी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब देखिए, एज आपके जो है वो आपके एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर नहीं स्टोर, तो दीज आर आल्सो कॉल्ड कैलकुलेटेड एट्रीब्यूट्स। और एज की वैल्यू कभी भी आप डेटाबेस में स्टोर नहीं करते। उसकी वजह यह है कि ये डे टू डे चेंज हो रही है, डेट हर डे के साथ एज में इजाफा हो रहा है। लेकिन ये कि अगर आपने डेट ऑफ बर्थ सेव कर ली है तो इसको कहते हैं कि कैलकुलेटेड एट्रीब्यूट, कि आप यू कैन ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, इसको बेसिकली इसका नाम है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। तो यू कैन ड्राइव द नेम ऑफ योर, ड्राइव द वैल्यू ऑफ योर एट्रीब्यूट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। तो हम एज हमेशा डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी टाइम पे।
तो उसके लिए हम कहते हैं आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और डेट ऑफ बर्थ और एज। तो एज के लिए हम कहते हैं जी करंट डेट, जो भी करंट डेट होगी माइनस कौन सा है वो डेट ऑफ बर्थ। तो एज एज तो वो आपकी टोटल आपके नंबर ऑफ ईयर्स में कर लें, डेज में कर लें और मंथ्स में कर लें। तो दैट विल अपॉन डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस में डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो अगर वो सिंपली करेंगे तो वो ईयर में आपको देगा, ठीक है। तो इस तरह यू कैन कैलकुलेट द एज फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट एंड दैट इज कॉल्ड एक्सटेंड ऑपरेटर, ठीक है। तो वो हम उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। ये बेसिकली एक्सटेंडेड कह लें या एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा हैं, लेकिन ये प्रिमिटिव उसके ऑपरेटर्स नहीं हैं, ये आपने याद रखना। प्रिमिटिव वो 5 ही हैं। अच्छा जी, समराइज जोन सा, तो आप जोन सा वो इन द फॉर्म समरी कह लें कि आप एनालाइज कर सकते हैं, आप और आप जोन सा वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल। अगर हम इसको लें, इट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द वर्टिकल कॉलम वाइज कंप्यूटेशनल, ठीक है। तो आप जोन सा वो लाइक ये जैसे हैं, तो इसके लिए जोन सा है ना वो हम ग्रुप ऑफ फंक्शंस यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये आपके पास है एक रिलेशन है, ठीक है। तो ए रिलेशन है और उसके अंदर ये आपके पास डिपार्टमेंट है और ये डिपार्टमेंट वाइज है। तो अब हमने क्या किया, हम रिजल्टेंट टेबल में एक समरी लेते हैं कि हमारे हाउ मैनी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट। लाइक अगर है, अगर सेल का डिपार्टमेंट है तो ये देखें सेल एक और ये दो, इसका मतलब दो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो उनसे, टू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन सेल डिपार्टमेंट। और मार्केटिंग में 1 है और एडमिन में 1 है। तो वी कैन जनरेट द summary of this table in this form, ठीक है। summarize by department, add count as implies। तो उसके लिए हम इसको we will see how we can implement this in the SQL। तो वो हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि हम SQL में फिर इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। बट दिस विल बी कॉल्ड एज द समराइज ऑपरेटर। तो ये आ गया, ये सेल डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 2, मार्केटिंग डिपार्टमेंट 1, एडमिन डिपार्टमेंट 1। तो इस तरह आप कर सकते हैं। और इसी तरह फिर कौन सा है और डिफरेंट टाइप्स के आप जो से वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं, लेट्स सपोज इधर आपके अगर सैलरी भी होती तो हम देखना चाहते हैं कि हर डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी कितनी जा रही है। मतलब अगर सेल के 5 एम्प्लॉइज हैं तो उनको हम कितनी सैलरी पे कर रहे हैं, अगर मार्केटिंग के 10 एम्प्लॉइज हैं तो उनकी कितना। तो वी कैन कैलकुलेट द टोटल सैलरी फॉर ईच डिपार्टमेंट नॉट एम्प्लॉय। तो इस तरह के आप जो है वो समरीज जो है एनालिसिस ऑफ योर टेबल वो आप कर सकते हैं। तो इसको हम डिटेल में करेंगे एसक्यूएल में, जब करेंगे ना तो वो फिर आप यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि हाउ वी कैन गेट द समरी ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स विद द बेस टेबल्स। अच्छा जी, ये आपका क्विज है, ठीक है। तो अभी ये आपने करना है, तो इसको सारे सॉल्व करके तो ये आप नेक्स्ट जो है ना आधे घंटे में, तो अभी मैं ये लेक्चर बंद करूंगा ना तो हम ये सिर्फ मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए 1-2 मिनट, और उसके बाद ये लेक्चर मैं इसको ख़त्म करता हूँ। तो आप इसको अभी, ये क्लास का वर्क है, ये क्विज है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आधे घंटे में इसको सॉल्व करके तो यू विल मेल टू योर CR और